So, welcome, Ruchi. Welcome to you too, Sunil. It's so exciting, and it's so finally get to see you, so that's exciting. Yeah, same here. When I asked you to do the review of गहराइयाँ, मुझे बड़ा लग रहा था कि how would you react to it? और क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी है, थोड़ी सी डार्क भी है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आई है, तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी कि how would you react to it? But thankfully you said yes to review. Yes. So what was your reaction when I reached out to you for reviewing गहराइयाँ? So, when I watch something, I watch it from a very psychological point of view. In fact, if I see anything, I try to find the relationship, the dynamics of a thing. And when you reached out to me, and I read about you and I was like, wow, this is exciting because I'm going to now know the philosophical aspect of it, which I never really delved into, Because for me, it is very straight, right? Like I look at the dynamics of it, right? And of course, you get a bit into the depth of it, but mostly relationships. But now to know the philosophical side of it, or maybe a little bit of mythological relevance also to it, that's very exciting for me. Okay, so पहला impression गहराइयों को लेकर और इस कोशिश जो हम करने जा रहे हैं उसको लेकर कैसा था? नहीं, पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार गहराइयां देखी? मेरा रिएक्शन डबल लेयर था. एक तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी सीरियस फिल्म और इतनी मेजर कास्ट के साथ दिखाना, ये अपने आप में बहुत ही करेज, बहुत ही हौसले का काम है. तो उस लेवल पर मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स सबके बारे में लगा कि इट्स अ बिग एफर्ट. और मतलब उस एफर्ट की जितनी भी एप्रिसिएशन, जितनी भी प्रशंसा हो सके वो कम है. पर दूसरे लेवल पर क्योंकि मैं एक फिल्म लवर हूँ और सिनेमा पिछले 30 साल से बहुत शिद्दत से देख रहा हूँ, तो फिल्म गुड है, ग्रेट है, उस तरह के ख्याल मन में आने शुरू हो गए. तो नेचुरली इट्स अ गुड फिल्म, नो डाउट अबाउट दैट, बट इज इट अ ग्रेट फिल्म? ये सवाल मुझे हमेशा से परेशान कर रहा था जिस दिन से मैंने ये फिल्म देखी. तो मैं ढूंढ रहा था कि किसके साथ इस गुड और ग्रेट के बीच का जो फासला है वो डिस्कस किया जा सके. तो बस ढूंढते ढूंढते आप मिल गए. तो मेरा पहला रिएक्शन मूवी के लिए बहुत अच्छा नहीं था. एंड बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट अ लॉट ऑफ, बहुत टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही थी इन द कैरेक्टर्स. सारे कैरेक्टर्स में बहुत टॉक्सिसिटी है, राइट? कोई झूठ बोल रहा है, कोई चीजें छुपा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. एंड आई कुडंट absorb a lot of it. But when I watched it for the second time, that's probably where I got that second layer of it, and I was looking at it beyond. एक मूवी के बियॉन्ड में उसको देख पा रही थी. तो पहले इंप्रेशन और दूसरे इंप्रेशन में एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ? तो पहले मैं कैरेक्टर्स देख रही थी, कास्ट देख रही थी, सिनेमेटोग्राफी देख रही थी, मैं स्टोरी भी देखना चाह रही थी, समझना चाह रही थी. बट सेकेंड टाइम आई वॉज सो एम्पैथिक टुवर्ड्स एवरी कैरेक्टर. मुझे इतनी एम्पैथी हो रही थी हर कैरेक्टर को लेकर कि कितनी डार्कनेस से हर इंसान निकल रहा है इसमें, और कैसे वो कैसे वो उस चीज को काट रहे हैं, उस लाइफ को, और किस तरह से डील कर रहे हैं. दैट वाज बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो सेकंड टाइम वॉचिंग. तो बेसिकली आपका ये कहना है कि जब दूसरी बार आपने देखा तो आपको
उन कैरेक्टर्स के अंदर छुपी हुई जो आम इंसान की जिंदगियां हैं और उस जिंदगियों के अंदर जो छुपे हुए कॉम्प्रोमाइजेस हैं, जो उनके पीछे छुपी हुई जो सफरिंग है, वो सारी की सारी एकदम से नजर आनी शुरू हो गई। आई थिंक आप पहली बार बड़ी ईगो से मूवी को देखते हैं। हाँ, ये बहुत खूबसूरत कन्फेशन है। अब उसमें कुछ गलतियां निकालना चाहते हो, यू नो। हाँ, बट जब सेकंड टाइम आप देखते हो ना, तब आप उसको ज्यादा दिल से देखते हो, क्योंकि उस समय आप अपनी गलतियां निकाल रहे होते हो। हाँ, ये एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका एक खूबसूरत मेथड है, बिकॉज आपने पहली बार उसको एज अ इंडिविजुअल, एज अ इगोइस्ट पर्सन देखा, और उसके बाद जब दूसरी बार देखा तो एज अ यूनिवर्सल पर्सन देखा। यस, मेरे लिए ये इस तरह से नहीं था। मेरे लिए रादर पहले एक्सपीरियंस और दूसरे एक्सपीरियंस में सेम फीलिंग कंटिन्यू हुई। क्योंकि मैं पहले ही व्यू के अंदर वो गुड और ग्रेट फिल्म के बीच का जो फर्क था, उसी पर ही टिका रहा और उसी के ऊपर बाद में मनन किया। और दूसरी बार भी जब देखा तो उस मनन के अंदर ही लगा कि यस, इट्स अ गुड फिल्म, नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं गुड और ग्रेट फिल्म के बीच का जो फासला होता है, मैं वो समझना चाहता था। और खासकर एक ऐसे समय में जब वायलेंस की फिल्में, मीनिंगलेस सेक्सुअल एग्जीबिशन की फिल्में या डिटेलिएशन की फिल्में जब मार्केट में आ रही हैं, तो ऐसे समय में इतनी सेंसिटिव पेनफुल कैरेक्टर से भरी हुई फिल्में, रिलेशनशिप्स के आसपास बुने हुए कैरेक्टर्स, तो एक तरफ तो उस डायरेक्टर की, उन एक्टर्स की जो करामात है, उसको मतलब सलाम करने को मन कर रहा था, और दूसरी तरफ उनके इस काम को अपनी ही चेतना के अंदर थोड़ा गहरे लेके जाने की एक इच्छा हो रही थी। तो शुरू करते हैं कि वो असल में पूरा का पूरा चेतना का सफर कैसे मेरे अंदर हुआ। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। रुचि, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब भी हम किसी इवेंट को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो उसके साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है कि वो इवेंट, किताब या वो मूवी जिस समय में है और हम जिस समय में हैं, क्या उन दोनों के बीच में कोई डायलॉग हो रहा है। तो मैं उस समय को आइडेंटिफाई करना चाहता था सबसे पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं समय को आइडेंटिफाई करता हूं, तो मेरे पास कोई लेंस होना चाहिए, और वो लेंस मुझे ऐसा लगता है कि एवोल्यूशनरी लेंस होना चाहिए, कि इंसान शुरू से लेकर आज तक कैसे बना है। तो उस लेंस के अंदर मुझे 3 फ्रंटियर नजर आते हैं एवोल्यूशन के। पहला फ्रंटियर ज्योग्राफिकल फ्रंटियर रहा है। अगर आप 2 लाख साल पीछे चले जाएं, इंसान जब से इंसान मॉडर्न रूप में अपने पूरे एनाटॉमी के साथ सामने आया है, तो 2 लाख साल पहले का जो इंसान था, उसने लगभग बहुत लंबा समय ज्योग्राफिकल फ्रंटियर ढूंढा, यानी कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकता था। राइट। अब सोचिए कि एवोल्यूशन के अंदर, इंसान के डीएनए के अंदर एक्सप्लोरेशन एक तरह से हार्ड कोडेड था। बिल्कुल। तो जब आप ज्योग्राफिकल फ्रंटियर को किसी भी दिशा में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक पूरी की पूरी एक नया सरप्लस जनरेट करने की फ्रीडम है। आप नई जमीन पर गए, वहां नदी मिली, पहाड़ मिले, मैदान मिले, समंदर मिला, झरने मिले, और आप वहां पर एक नई दुनिया बना सकते हैं।
नया वैल्यू सिस्टम बना सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो वो जो फ्रंटियर होता है वो आपके लिए एक खास किस्म का सरप्लस जनरेट करता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता वो एक मैदानी सभ्यता थी, राइट, बिल्कुल। ठीक है। तो जो जहां पर हम रहते हैं उसके आसपास जो सरप्लस होता है, हाँ, रिसोर्सेस का जो सरप्लस होता है वो हमारे लिए एक जिंदगी का एक नया डायरेक्शन बनाता है, हमारे रिश्तों का एक नया डायरेक्शन बनाता है, हम जो सोशल फॉर्म्स बनाते हैं उसका एक नया रूप देता है। तो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर लगभग 2 लाख साल इंसानों ने एक्सप्लोर किया, एग्जॉस्ट किया। धरती का शायद ही कोई हिस्सा जो इन 2 लाख सालों में इंसानों ने एक्सप्लोर ना किया। और 19वीं सदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर लगभग एग्जॉस्ट हो गया जब नेशन स्टेट्स बन गए। अब वो इंसान खुले तौर पर घूम नहीं सकता, उसे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए और बहुत किस्म की आइडेंटिटीज चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि ज्योग्राफिकल फ्रंटियर इंसानों का ये 2 लाख साल जो चला ये लगभग एग्जॉस्ट हो गया और इंसानों ने अपने आप को बाउंड्रीज के अंदर बांध लिया। और उस फ्रंटियर के एग्जॉस्ट होने से जो ज्योग्राफी का, नेचुरल रिसोर्सेज का सरप्लस था वो भी खत्म हो गया। और उस सरप्लस से जो इंसान रिश्ते बनाते थे, नई सोशल फॉर्म्स बनाते थे, नई पॉलिटिकल फॉर्म्स बनाते थे वगैरह वगैरह, वो सब भी एक तरह से खत्म हो गया। इसके अलावा इंसानों ने एक और फ्रंटियर इजाद किया जो मेरे हिसाब से अगर कॉन्शियसली देखा जाए तो वो 2 लाख साल पहले तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट मैं उसको कुछ हजार साल पहले के फ्रंटियर के साथ जोड़ सकता हूं जब उन्होंने पहली बार आग और पहिए का आविष्कार किया। और सोचिए कि आग और पहिए से ट्रांसपोर्टेशन आई, कुकिंग आई, उससे जुड़ी और फॉर्म्स आई, उससे स्पीड आई, उससे वायलेंस भी आई, उससे और बड़ा कुछ आया। और उससे इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर जब आया, चाहे वो फायर से आया, चाहे वो व्हील से आया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो चाहे स्टीम इंजन से आया, रेलवे से आया, प्रिंटिंग प्रेस से आया, या कंप्यूटर चिप से आया, और उसके बाद इंटरनेट से आया, तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर ने इंसानों के अंदर इतना बड़े लेवल का सरप्लस बिल्ड किया कि इंसान उस सरप्लस को एग्जॉस्ट करने में ही एक नहीं कई पीढ़ियां उसने लगा। आज सोचिए कि दुनिया के अंदर 5 अरब लोग, 500 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और 20 साल पहले किसी के पास नहीं था। तो आप सोचिए कि जब एक नई चीज आती है तो वो किस तरह का सरप्लस जनरेट करती है। और उसके अंदर Amazon भी पैदा हो गया, गूगल भी पैदा हो गया, फ्लिपकार्ट भी पैदा हो गया, सारे टेलीकॉम प्लेयर्स भी उसमें आ गए वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए कि ये सरप्लस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। आज हम टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के भी एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि हम जूम के जरिए किसी से भी बात कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर के जरिए किसी से भी काम करवा सकते हैं, और हम सॉफ्टवेयर के जरिए या प्लेटफॉर्म के जरिए कहीं से खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर ने हमारी जिंदगियों के अंदर खासकर पिछले 50 सालों में एक बड़ा खास किस्म का सरप्लस जनरेट किया है, और हमारी जिंदगियों के अंदर कंफर्ट और रिसोर्सेज की एक बहुत बड़े लेवल पर अवेलेबिलिटी है। ठीक। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर आज इस लेवल तक पहुंच गया कि आप अगर एक घर से 1 साल क्या 10 साल भी बाहर ना निकले तो आपकी सारी जरूरतें घर बैठे पूरी हो जाएंगी। यस। अब जब 500 करोड़ 5 अरब लोग दुनिया के इस तरह के टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के अंदर रह रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फ्रंटियर ऑलमोस्ट अब ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है।
अब 50 साल पहले के इंसान और आज के इंसान के अंदर अगर उनकी जिंदगियों के, उनके 24 घंटों के फर्क देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। यस यस। तो इसके बाद तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या आप कोई साइबॉर्ग बन जाते हैं या कोई सुपर कॉन्शियसनेस बिल्ड कर देते हैं तो शायद आप आर्टिफिशियल गॉड बन सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आम इंसान को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी फ्रंटियर मोर और लेस उसके लिए अब ऑप्टिमाइज्ड हो चुका हुआ, जैसे ज्योग्राफिकल फ्रंटियर ऑप्टिमाइज्ड हो गया था कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, खासकर एक देश से दूसरे देश, उसी तरह से टेक्नोलॉजी फ्रंटियर में अगर आपको आना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि अगर ज्योग्राफिकल फ्रंटियर अब कंट्रोल्ड स्पेस बन गया है और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर भी कंट्रोल्ड स्पेस बन गया है, तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर का नया सरप्लस अब लोगों को नजर नहीं आता कि सारा दिन इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल करने के अलावा क्या करें, या ऑनलाइन पेमेंट्स के अलावा क्या करें, सोशल मीडिया के व्हाट नेक्स्ट। तो लोगों के पास वो जो नेक्स्ट सरप्लस कहां से आएगा उसके बारे में कोई अब सोच नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और ज्योग्राफिकल फ्रंटियर अगर 2 लाख साल रहा और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर अगर उसकी लेयर्स बना लें तो फायर बहुत देर तक रहा, व्हील थोड़ा उससे कम रहा, टेक्नोलॉजी में अगर कंप्यूटर चिप या स्टीम इंजन वो थोड़ा और घटते घटते, तो आज टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर के अंदर हमें अगले 20 साल कुछ खास बदलता अब नजर नहीं आ रहा। हम ऑलरेडी पीक पर पहुंच गए हैं। तीसरा फ्रंटियर जो इंसानों ने बनाया था वो था पॉलिटिकल फ्रंटियर। और पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर लोगों ने एम्पायर्स बनाई, सिविलाइजेशंस बनाई, किंगडम्स बनाए, नेशंस बनाए, और वो फ्रंटियर लगभग पिछले 5000 साल से एक्टिव है। और घूम फिर के आज उस फ्रंटियर की जो मॉडर्न फॉर्म है वो है नेशन। और नेशन स्टेट जो है वो आज इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो सरप्लस नहीं जनरेट कर रही। अगर आप देखिए रशिया और यूक्रेन जब आपस में लड़ रहे हैं तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, ना कि सरप्लस हो रहा है। राइट। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब लड़ते हैं या चाइना और यूएस से जब आपस में लड़ते हैं तो वो सरप्लस नहीं जनरेट हो रहा, वो ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो रहा है। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसके नाते हमारे पास कोविड का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास ग्लोबल टेररिज्म का कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास साइबर हैकिंग या साइबर टेररिज्म का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ज्योग्राफिकल फ्रंटियर का सरप्लस एग्जॉस्ट कर लिया हमने, टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर का सरप्लस हमने एग्जॉस्ट कर लिया, और पॉलिटिकल फ्रंटियर का भी सरप्लस हमने एग्जॉस्ट कर लिया। तो सोचिए 2 लाख साल पहले वाला जो इंसान था वो अगर आज हमें जूम पर बात करते देखे तो वो कहेगा कि ये 2 इंसान तो किसी ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। उसके लिए तो वो ड्रीम ही है, हमारे लिए लाइव रियलिटी है, पर उसके लिए वो ड्रीम है। तो सोचिए उसकी नजर से देखें तो वो 2 लाख सालों के अंदर जो इंसानों ने सरप्लस जनरेट किया था वो उस हिस्ट्री को बड़े स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा मानना ये है कि अगर ये तीनों फ्रंटियर एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनका सरप्लस हमने गॉबल अप कर लिया है, तो क्या हमारे पास कोई नया फ्रंटियर बचा है जहां से हम सरप्लस जनरेट कर सकते हैं? तो मे बी दैट वुड बी दी, अब यही इन्वेंशन होगी हमारी नेक्स्ट। एग्जैक्टली। तो एक बात तो हमें साफ समझ में आती है कि
जियोग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल फ्रंटियर तो हो गए एग्जॉस्ट, तो फोर्थ फ्रंटियर तो खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ फ्रंटियर जो खोलना पड़ेगा वो क्या होगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम ध्यान से देखें, एक तरफ तो पूरी धरती के को खतरा है कि धरती ही खत्म ना हो जाए ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगले 100 साल में। दूसरी तरफ जो इतनी डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, वो नेशंस बुड्ढों की नेशंस बन गई हैं। वहां पर एक कपल एवरेज एक बच्चा पैदा कर रहा है। हाँ जी, राइट। विच मीन्स कि वहां पर डेथ रेट जो है और बर्थ रेट का फर्क इतना ज्यादा है कि आने वाले समय में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाएगी। विच मीन्स कि वो सोसाइटीज ओल्ड पीपल की सोसाइटीज बन रही हैं। तो जब आप एक बूढ़े लोगों की सोसाइटी, उनका समाज देखते हैं, तो वो जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कहने को सारे कंफर्ट्स हैं उनके पास, बट वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे और वो बस उम्र में बड़े होते जा रहे हैं। तो उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बूढ़े हो रहे लोग हैं, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 85 साल है और आपको लगता है कि अभी 10-20 साल मैं कहीं नहीं जाने वाला, और ना मैं कोई काम धंधा करता, ना मैं कोई क्रिएटिव काम करता, बस सुबह उठे और सारा दिन बस ऐसे ही बीत गया, तो ये जो जिंदगी है, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में वो जो अश्वत्थामा का शाप था ना, जब कृष्ण ने उसको कहा था कि तू जिएगा मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, यस, क्योंकि उसके अंदर जीने की इतनी ज्यादा तमन्ना थी कि उसने सारे पाप उसी के लिए किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों के ऊपर भी कुदरत ने ये अश्वत्थामा का शाप लगा दिया है। कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जूम होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे, हमारे पास बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, सब कुछ होगा, बट उसके बाद क्या? क्या उसके बाद सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो घरों के नाम पर, छोटे छोटे फ्लैट्स के नाम पर अपने लिए पिंजरे बना लिए, इतनी फ्री फ्लोइंग सिविलाइजेशन को एक खास किस्म के जू में तब्दील कर दिया खुद के लिए। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल सा सवाल, खासकर अगर आप एक 16-18 साल के नौजवान या लड़की के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। तो वो आपसे पूछेंगे कि वो फोर्थ फ्रंटियर कौन सा है जहां से नया सरप्लस आएगा। जैसे सरप्लस ज्योग्राफिकल फ्रंटियर से आया, टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर से आया, पॉलिटिकल फ्रंटियर से आया। तो हम कहीं ना कहीं उस फोर्थ फ्रंटियर के सामने आके खड़े हो गए हैं, और इतिहास हमें कह रहा है, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें कह रही है कि वो फोर्थ फ्रंटियर ढूंढो। और उस फोर्थ फ्रंटियर के अंदर ना केवल धरती को बचाना है, बल्कि जिस इंसान को आपने जू के पिंजरे जैसा बना दिया है उसको भी बचाना है, फ्री करना है, फ्री करना है। अब फ्री तो टेक्निकली तो हम आजकल सभी फ्री डेमोक्रेसीज में रह रहे हैं। पॉलिटिकली तो हम फ्री हैं ही, कुछ भी कमा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो उस तरह से भी फ्री हैं। तो हम बंधे किस चीज में हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अपने आप को बंधे महसूस करते हैं, तो हम बंधे कुछ ऐसी चीजों में हैं जो कभी हमने फोकस नहीं किया। जैसे हम जो खाना खाते हैं, वही 3 वक्त खाना, वही स्विगी से ऑर्डर, वही जोमेटो से ऑर्डर, या हमारे जो रिश्ते हैं वही फैमिली, हेट्रोसेक्सुअल मोनोगैमस फैमिली, हम उन रिश्तों के अंदर बंधे हैं। ये हमारा माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारी पति है, ये हमारी पत्नी है, और फिर उन्हीं के साथ जो जिम्मेवारियां बंधी हुई हैं, उन जिम्मेवारियों के अंदर ही हम सारी उम्र
बिता देते हैं। राइट। और उस फैमिली को पालने के लिए हमें एक घर चाहिए और सारी उम्र उस घर की किस्तों में बिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड, ये जो रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर सेक्सुअल नॉर्म्स आते हैं, ये जो किड्स हैं, ये जो शेल्टर है, ये इसके आसपास जो हमने दुनिया बनाई है, वो दुनिया कहीं ना कहीं हमारे लिए कैद बन गई। तो अगर उस दुनिया को खोलना है, उसके अंदर के पिंजरों को खोलना है, तो बहुत गहरे में वो जो फोर्थ फ्रंटियर बनेगा, वो ज्योग्राफिकल नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा, वो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो सोशोलॉजिकल फ्रंटियर होगा। गॉट इट? Yes, yes, yes. The तो evolution of finally the evolution of relationships. इसका मतलब ये है कि अब हमें अगर सोशोलॉजिकल फ्रंटियर को खोलना है, तो नया सरप्लस अगर उसमें से ढूंढना है, तो हमें सोसाइटी के हर सोशल नॉर्म को एक बार फिर से देखना होगा। चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर है, या वो सेक्स को लेकर है, चाहे वो किस तरह से हम एक ही जगह पर सारी उम्र बिता देते हैं, उस चीज को लेकर है। तो जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि गहराइयां फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आपको आके ये बता रही है 2022 के अंदर कि आपने जो कुछ भी बनाया है, सोशोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट आपने बनाया है, वो फॉल्टी है। जैसे इस फिल्म के अंदर दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। एक दीपिका पादुकोणे जो आलिशा है, और दूसरी उसकी जो कजन है टिया, जो अनन्या पांडे है। ये फिल्म पूरी की पूरी इन दो कैरेक्टर्स के बीच में घूम रही है, और जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो टूल्स हैं इस पूरी फिल्म के। तो इस फिल्म के अंदर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो तीन बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं। पहला ट्रूथ कि आलिशा जो योगा इंस्ट्रक्टर भी है, उसकी अपनी रिलेशनशिप डिसफंक्शनल हो चुकी है अपने एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसी बीच उसे अचानक अपनी कजन के बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है, और वो उस मौके को छोड़ती नहीं है। और ये बहुत गहरे में कहीं ना कहीं किस्म की एक पार्टनर स्नैचिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और दूसरे लेवल पर वो जो बॉयफ्रेंड है उसकी कजन का, वो बहुत अमीर आदमी है, जो आलिशा को या दीपिका पादुकोणे को जिंदगी के सारे रिसोर्सेज दे सकता है। तो ये बहुत गहरे में जो अपर कास्ट के अंदर रिलेशनशिप ढूंढना है, ये उस चीज को भी लेजिटिमाइज कर रहा है जिसको हम कहते हैं हाइपरगैमी। यस यस। और तीसरा, इसके अंदर जो बाद में जाके पता चलता है कि असल में टिया और आलिशा कजन्स नहीं है, बहनें हैं। दे आर फ्रॉम द सेम फादर। सो दोनों का फादर एक ही है। तो वो जो फादर है, वो जाते जाते, टिया का जो फादर है, वो जो अलीबाग वाली प्रॉपर्टी है, वो जो बीच हाउस है, वो आलिशा के अपनी दूसरी बेटी के नाम कर जाता है। राइट। और जो छोटी बेटी है, वो चाहती है कि विल के अंदर से किसी तरह से उसका नाम हटाया जाए, और वो लॉयर से मिलके हटा भी देती है। राइट। तो जिस तरह से टिया वो प्रॉपर्टी अपनी बहन से छीनती है, उसकी बड़ी बहन उससे उसका बॉयफ्रेंड छीनती है। राइट राइट। तो ये जो पार्टनर स्नैचिंग है, या ये जो ये जो हाइपरगेमी है,
ये बहुत गहरे में इसलिए हो रही है कि हमने एक फैक्ट को तो देखा ही नहीं कि इंसान जिस फैमिली के नाम पर दम भरता है कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो पर्टिकुलर बिलीफ ही गलत है, क्योंकि वहां पर जिस औरत से बच्चा पैदा हो रहा है वो कह रही है कि मैं तो इस आदमी से प्रेम ही नहीं करती, ये बच्चा असल में किसी और का है। तो इसको साइंस की भाषा में जेनेटिक कुकोल्ड्री बोला जाता है, विच मीन्स कि जो बीज है किसी और का है और पाल कोई और रहा है। और स्टैट्स बोलते हैं कि दुनिया के अंदर 20% लोग जेनेटिक कुकोल्ड्री के कारण होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप इस फिल्म की इन 3 अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को सामने रखें और खुद से पूछें कि 2022 में आने वाली फिल्म क्या उस सोशोलॉजिकल फ्रंटियर को ओपन कर रही है या उस सोशोलॉजिकल फ्रंटियर को ना ओपन कर पाने की पीड़ा को झेल रही है? ऑब्वियसली उस दर्द को वो दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो रुचि, मेरा ये मानना है कि उस पीड़ा को दिखा रही है इसलिए ये गुड फिल्म है। पर उस सोशोलॉजिकल फ्रंटियर को वो ओपन नहीं कर पा रही है इसलिए ये ग्रेट फिल्म नहीं है। ओके, बट ऑल्सो ये आपके थॉट को चैलेंज कर रही है, तो ग्रेट फिल्म है ये। अब इसको ओपन करो, इट कुड बी द थ्रेशोल्ड। यस, अगर आप उस लेवल पर कहते हैं कि ये आपको उस थ्रेशोल्ड तक लेके जाती है, तो यस, अगर आप ग्रेटनेस का वो क्राइटेरियन मानना चाहती हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी राय है कि ये ग्रेट फिल्म मुझे नहीं लगी, ये गुड फिल्म जरूर लगी। क्योंकि ग्रेट फिल्म ये तब होती अगर इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे अगर आपको याद हो कि इस फिल्म के आखिर में आलिशा अपने बाप जो नसीरुद्दीन शाह हैं उनसे बात कर रही है और वो बहुत दुखी है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और एक्सीडेंटली उसके हाथों ही मरा है। और तो उस दौरान उसका बाप उसको कहता है कि तुम्हारी माँ अपनी एक गलती से बहुत बड़ी थी, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, शी वॉज अ गुड मदर। और अगर जो हो चुका था, यानी कि तुम्हारी माँ का मेरे भाई के साथ जो भी अफेयर था, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता तो शायद ये सारा का सारा ट्रॉमा तुम्हें और मुझे इतने साल जीना ही ना पड़ता। ये बात उसने कही। ठीक है, तो एक तो सवाल ये है कि क्या बाप की ये समझ बेटी तक ट्रेवल कर रही है? वो तो ट्रॉमा को रिपीट कर रही है। उसके बाद फिल्म का जो आखिरी सीन है जिसमें वो टिया को, जो अपनी कजन कम रियल सिस्टर को कहती है कि क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, तो दोनों कहती हैं कि हाँ हो सकता है, और वो कोशिश करना भी चाहती हैं। तो अचानक एक और कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि ये बूढ़ी औरत आ जाती है जो कहती है कि मैं कुछ भी भूलती नहीं, और अचानक उसमें आलिशा का वो गिल्ट सामने आ जाता है कि अगर उस औरत ने टिया को बता दिया कि इन दोनों का आपस में अफेयर था जो टिया को असल में नहीं पता, तो टिया को पता चल जाएगा कि
इसने पार्टनर स्नैचिंग की है जो अभी तक उसको नहीं पता। हाँ, अभी तक वो एक गिल्टी पार्टी है। यस। तो सवाल ये है कि ये फिल्म जो प्रॉपर्टी को लेके गिल्ट था उसको रिजॉल्व करती है, इसलिए गुड फिल्म है। पर वो पार्टनर स्नैचिंग को लेकर जो गिल्ट है उसको रिजॉल्व नहीं करती, इसलिए वो फिल्म नहीं है। इनफैक्ट दोनों पर्सपेक्टिव जो आप बोल रहे हैं ना कि दोनों पार्टनर स्नैचिंग, इनफैक्ट पार्टनर स्नैचिंग पहले भी हुई है। यस। तो एक्चुअली दोनों ही अनरिजॉल्व्ड है। हाँ, वो बात ठीक है। माय पॉइंट हियर इज कि अगर पार्टनर स्नैचिंग एक सच है, अगर जेनेटिक कुपोल्ट्री एक सच है, अगर औरतें अपर क्लास लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करना चाहती हैं बिकॉज दे फील स्टक, अगर वो एक गरीब आदमी के साथ या मिडिल क्लास आदमी के साथ जुड़ती हैं, तो अगर ये तीनों चीजें सच हैं तो फिर तो घूम फिर के वही चीजें हो रही हैं जो महाभारत में हुई थी कि जब स्वयंवर के दौरान कर्ण ने धनुष उठा लिया था तो द्रौपदी ने उसको उसी समय रोक दिया था कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई सूत पुत्र कहे। Which is a purely casteist remark. Yes. और उसी चीज का बदला राजसभा में जब द्रौपदी को चीरहरण किया जाता है तो कौरव लेते हैं कि अगर वो 5 पतियों की हो सकती है तो 100 की क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं द्रौपदी ने अपर क्लास की प्रिडोमिनेंस को, हाइपरगैमी को एक्सेप्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौरव गलत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आपसे कोई गलती होती है तो गलती के बड़े लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं। कि वो 5 पति भी 100 कौरवों से उसको नहीं बचा सके और कृष्ण को बीच में आना पड़ा। तो अगर कई हजार साल पहले हाइपरगेमी थी एज अ चॉइस, तो गहराइयों के अंदर भी हाइपरगेमी है। वहां की फीमेल कैरेक्टर भी एक तरह से कर्स्ड लाइफ जी रही थी और अब भी वही हो रहा है। जेनेटिक कुपोल्ट्री की अगर बात कहें तो बेसिकली जो सारे पांडव हैं वो असल में पांडु के बच्चे हैं ही नहीं। इवन कर्ण भी मतलब कुंती का बेटा है पर वो एक सूत पुत्र दिखा दिया गया है। और जब महाभारत के अंत में युधिष्ठिर को ये पता चलता है कि कर्ण उसका बड़ा भाई था, कुंती उसको बताती है उसके अंतिम संस्कार के समय, तो वो गुस्से से फट पड़ता है और उसको शाप देता है कि आज के बाद कोई भी औरत कोई सीक्रेट अपने गर्भ में नहीं रख पाएगी। अब सवाल ये है कि चाहे युधिष्ठिर का शाप सफल है या असफल है, मुझे लगता है कि वो अभी तक असफल शाप है क्योंकि औरतें अभी भी बहुत सारे सच छुपा के रख लेती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर औरतें सच छुपा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने ट्रॉमा को कंटिन्यू कर रही हैं। तो अगर ट्रॉमा कंटिन्यूड है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इमोशनल लेवल पर एक फ्रीडम, जो मॉरल लेवल पर एक फ्रीडम, जो सोशियोलॉजिकल नॉर्म लेवल पर नई क्रिएटिविटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। हम अपने ट्रॉमा को कंटिन्यू करने के मास्टर हो गए। ओके। तो अगर ज्योग्राफिकल फ्रंटियर एग्जॉस्टेड है
टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर एग्जॉस्टेड है और पॉलिटिकल फ्रंटियर भी एग्जॉस्टेड है, तो फिर तो घूम फिर के हमारे पास यही है कि हम साउथ कोरिया और जापान जैसे ही सभ्यता बन जाए और बुढ़ों की सभ्यता बनते 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 खत्म हो जाए अगले 100 साल में। अगर तो ये सच हमें स्वीकार्य है, फिर तो चौथे फ्रंटियर की बात करने की कोई दुख ही नहीं है। राइट, बिकॉज वो वहां तो हम कंफर्टेबल हैं ही वो 3 फ्रंटियर्स पे। यस, वी कैन लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो फिर तो सीधी सी बात है कि कोई एलियन ह्यूमन हिस्ट्री लिखेगा आज से 100 साल बाद कि ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस जैसी कोई सभ्यता थी, वो 2 लाख साल रही और 2 लाख साल उन्होंने खूब मजे किए, खूब उन्होंने नई नई इन्वेंशंस की और 2 लाख साल बाद वो खत्म हो गए क्योंकि उनके पास नई रिप्रोडक्शन थी नहीं, तो वो बुढ़े होके होके मर गए। तो इसका मतलब ये है कि या तो हमें अपने कंफर्ट्स, अपने ईगो और अपने पिछले कुछ हजार सालों के जो हमने नॉर्म्स बना लिए हैं, खासकर एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन के बाद, राइट, या तो इनके साथ चिपके रहें और चिपके चिपके अगले 100 साल के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर दें। अगर हम जैसे 2 लाख साल हम ग्रो किए हैं, अगले 2 लाख साल और ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर हमें 4th फ्रंटियर यानी कि सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर खोलना पड़ेगा। और ये फिल्म उस फ्रंटियर को खोलती नहीं है, उसको ना खोल पाने के ट्रॉमा को कंटिन्यू कर रही है। बट मुझे लगता है फिर भी उसको खोलने के लिए maybe this film will inspire और films और social dialogue around it. Yes, शायद आज हम उस फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही उस फिल्म की एक स्ट्रेंथ है, नो डाउट अबाउट दैट। माय पॉइंट हियर इज कि अगर इस फिल्म को एक पेरेंट फिल्म मान लिया जाए, तो उस पेरेंट फिल्म से एक ग्रेट फिल्म जो बनेगी, उसके अंदर सोशियोलॉजिकल फ्रंटियर अगर खुलेगा तो कैसे खुलता नजर आएगा, उसके बारे में हमारी कल्पना क्या है? क्या वो उसके बाप नसीरुद्दीन शाह की जो रियलाइजेशन है 30 साल बाद जो हो रही है कि मुझे तुम्हारी माँ ने जो किया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, यानी कि अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी की तरह और अपनी पत्नी की उस गलती को इग्नोर कर देना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी में नसीरुद्दीन शाह ने ऑलमोस्ट ये काम किया है। जो वाइफ थी, जो टिया की अलीशा की मदर थी, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई एंड शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज सी एक लेवल पर आप ठीक बोल रही हैं कि उसने एक्सेप्ट किया, उसने अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सेप्ट, यहां तक मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। बट जिस दुनिया के अंदर वो रह रही थी और दुनिया के अंदर रहना चाहती थी, उसने उस दुनिया को उससे छीन लिया। उसने बिजनेस सेपरेशन ले ली, उसने बॉम्बे छोड़ दिया, नासिक शिफ्ट हो गया और नासिक के अंदर उसका बिजनेस ग्रो नहीं किया और वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीना शुरू हो गए, जिस कारण टिया यूएस पे पढ़ने चली गई और जो आलिशा थी वो एक छोटे से स्कूल्स के अंदर पढ़ना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं नासिक और बॉम्बे की दुनिया के अंदर जमीन आसमान का फर्क था। वो नसीरुद्दीन शाह या उसके बाप का अपनी पत्नी के गुनाह को एक्सेप्ट करना तब कंप्लीट होता अगर वो उसको इग्नोर कर देता, बॉम्बे में ही रहता, अपने भाई के साथ ही रहता और इस तरह से सोचता कि यार मेरा भाई ही है, मेरी पत्नी ही है। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, तो अगर मेरी पत्नी मेरे भाई से प्रेम करती तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? Why I cannot assume
openness of love. बच्ची मेरी हो या मेरे भाई की, what does it matter? उसने ये नहीं किया, उसने सिर्फ उसको शादी बचा के बार बार एहसास करवाया कि हमें अब वहां नहीं रहना है, हमें एक नई दुनिया में जाना है, जो दुनिया पिछली दुनिया से बहुत खराब है। और उस कारण वो बार बार रोज एहसास दिला रही है उसकी पत्नी को कि हालांकि उसका पति उसे माफ कर रहा है, पर फिर भी उसके हालातों को बदल के उसे रोज रोज याद दिला रहा है कि तुमने कुछ पाप किया है। मुझे तो ऐसा लगा कि उस पूरी फिल्म के अंदर नसीरुद्दीन शाह ने अपनी पत्नी को अहिल्या बना दिया था जो अपने आप को स्टक फील कर रही थी कि एक तरफ तो उसे लांछित भी घोषित कर दिया और दूसरी तरफ उससे लिबरेशन और रिसोर्सेस की एफ्लुएंस भी छीन ली। और उसकी पत्नी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अहिल्या का बोझ नहीं झेल सकती और उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया सुसाइड से। मेरा ये मानना है कि अहिल्या का जो लॉजिक 21st सेंचुरी के अंदर सुसाइड का लॉजिक है और इस फिल्म के अंदर उस सुसाइड के लॉजिक से ट्रांसेंडेंस कैसे हो वो कहीं इंडिकेशन ही नहीं है और इसीलिए मैं इसको ग्रेट फिल्म नहीं मानता। या बट देन आई थिंक वो जो टाइम उन्होंने दिखाया उस समय वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट इन ये एंड वाले अलीशा और टिया के केस में एक्सेप्टेंस दिखा के उसको कल्मिनेट कर सकते थे, उस गलती को सुधार सकते थे। द पॉइंट हियर इज कि एक चीज होती है रियलाइजेशन और दूसरा उस रियलाइजेशन के बेसिस पर नई रिलेशनशिप्स खड़ी करना। इस फिल्म के अंदर रियलाइजेशन है कि क्या गलतियां हुई हैं, इसलिए ये गुड फिल्म है। पर उस रियलाइजेशन के बेसिस पर क्या नया बनाया जाना चाहिए, वहां पर एक डेड एंड है। इसलिए ये ग्रेट फिल्म नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसानों को सोशोलॉजिकल फ्रंटियर के अंदर ही सरप्लस मिलना है तो फिर एक बार जोर से दरवाजा क्यों ना धक्के से खोला जाए। बार बार दरवाजा नॉक करने से पहले आप अपने ट्रॉमा के अंदर ही क्यों गर्क हो जाएं। और जब आपको ये पता चल जाता है कि वो ट्रॉमा फॉल्स नोशंस के ऊपर खड़ा है, राइट, तो सवाल ये है कि उस सोशोलॉजिकल फ्रंटियर का दरवाजा आप धक्के से क्यों नहीं खोल रहे हैं। बार बार वहां तक पहुंचते पहुंचते आप अपने ही गुनाहों के बोझ के तले क्यों खुद को रौंद रहे हैं। क्या हम सबकी आज यही कहानी नहीं बन गई है? मोर और लेस। तो अगर हम सबकी कहानी यही है तो या तो हम मैरिज करके बुढ़े हो जाएंगे और बुढ़े होके मरेंगे, या मैरिज किए बिना ही बुढ़े हो जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। एक 30 मंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के 29वें फ्लोर के अंदर हम बूढ़े होते होते 40 साल बाद मर जाएंगे। हाँ, जब हम मरेंगे तो टीवी ऑन होगा, उसके ऊपर स्टार टीवी चल रहा होगा या सोनी टीवी चल रहा होगा, उसके अंदर हो सकता है कि माइक्रोवेव ऑन हो, बट वो धड़कता दिल, वो चीखती हुई कराहटें वो आपको नहीं नजर आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने इस सोशोलॉजिकल फ्रंटियर को ना ओपन करना और
नाक खोल पाने का जो गूंगापन है हमारा, वो गूंगेपन को बहुत एक्सेंटुएट कर रही है, और इसीलिए ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उस गूंगेपन को आपके मुंह पर तमाचे की तरह मार रही है। तो इसलिए जो भी बंदा इस फिल्म को पहली बार देखता है तो एक बार उसको झटका लगता है। पर सवाल है कि मैक्सिमम लोग दूसरी बार नहीं देखते। एग्जैक्टली। पर जो लोग उसको दूसरी बार देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये फिल्म कुछ कह रही है। एम्पैथी, हाँ, आपके लिए एकदम एम्पैथी डेवलप होती है फॉर दोस कैरेक्टर्स। यस। तो आप इस फिल्म के अंदर देखिए, चारों के चारों कैरेक्टर्स ट्रेजिक हैं। आप सबसे पहले आलिशा का जो बॉयफ्रेंड है, जो राइटर है, बट वो फेल्ड राइटर है। वो ना केवल अपनी गर्लफ्रेंड खो रहा है उस पूरी फिल्म के अंदर, बल्कि एक रिलेशनशिप को जीने की जो कोशिश थी, एक पार्टनर के साथ जीने की कोशिश थी, वो कोशिश भी उसकी फ्लॉप हो रही है। दूसरे लेवल पर जेन है, जो बॉयफ्रेंड है टिया और आलिशा दोनों का कॉमन। वो दो औरतों के बीच में फंसा हुआ है। एक औरत से प्यार करता है और दूसरी औरत से रिसोर्सेस मांगता है। अब क्योंकि उन दोनों औरतों के बीच में शेयरिंग का कोई नॉर्म नहीं है, तो इसलिए वो आधा आधा दोनों में बंट जाता है, और अंत में एक हिस्सा डोमिनेट करता है और दूसरा हिस्सा उसको मारने की कोशिश करता है, और नतीजा अंत में ये होता है कि वो इस कॉन्ट्रोडिक्शन का खुद ही शिकार हो जाता है और एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उस तरफ तीसरी तरफ टिया है, जो एक तरफ गिल्टी कॉन्शियस है कि उसने अपनी बहन की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। दूसरी तरफ उसे ये नजर आ रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड शादी तो उससे करने का वादा कर रहा है, बट लगता नहीं है कि उससे प्यार भी करता है। उसकी प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा हुआ ये रियलाइजेशन उसको बहुत स्ट्रांगली है। बट द पॉइंट हियर इज कि क्योंकि वो भी अमीर है और दोनों अमीर हैं, तो वो सिक्योरिटी के लेवल पर एक सेफ रिलेशनशिप है, प्रेम के लेवल पर नहीं है। तो वहां पर प्रेम कहीं ना कहीं खिड़की से बाहर धकेल दिया गया है। और चौथा जो फीमेल कैरेक्टर, जो मेन हीरोइन है आलिशा, वो अपने बाप से भी टूटी है बिकॉज ऑफ अ फॉल्स एजम्पशन। सारी उम्र उसने ट्रॉमा झेला है। वो अपनी मदर को भी ठीक से नहीं समझ पाई है। नहीं, वो मदर के ट्रॉमा को ही कैरी कर रही है। वो अपनी कजन के साथ, जो असल में उसकी सिस्टर है, उससे भी एक लेवल पर जेलसी करती है। उसका जो स्टेटस है, उसके स्टेटस से कम जेलसी करती है। सवाल ये है कि क्या हम वही कहानियां लिखते रहेंगे जो कहानियां ट्रॉमा की तरफ लेके जाएं? तो आप ऐसे समय के अंदर थोड़ी देर के लिए, वो जो 2 लाख साल पहले इंसान था जिसने 1,90,000 साल हंटर गैदर की तरह जिंदगी जी, फॉर्जर्स, यस यस, हंटर गैदरर्स, और जहां पर फूड, सेक्स, किड्स और शेल्टर शेयर्ड होता था, तो वो इंसान जब गहराइयां फिल्म को देखेगा, वो कहेगा कि इन इंसानों से ज्यादा बड़े गधे कोई नहीं है। जीने के लिए क्या इतने बड़े फ्लैट चाहिए होते हैं? जीने के लिए क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए होती हैं? खुश होने के लिए तो एक पेड़ से फल तोड़ के खा लो, और टेस्टी फल, उसके टेस्ट में जो स्वाद आता है वही खुशी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जीना फ्यूचर में नहीं होता, जीना प्रेजेंट में होता है। और ये इंसान इस तरह से जी रहे हैं कि
कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कोई पार्टनर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा उसका है, वगैरह वगैरह। वो इंसान जो 2 लाख साल पहले जिंदा था, वो थोड़ी देर के लिए इन इंसानों, गहराइयों के करैक्टर की तरफ जब देखेगा, वो कहेगा ये इतना ज्यादा मेरे तेरे के अंदर फंसे हुए लोग हैं। उसे हंसी भी आएगी और उसे ट्रैजिक भी लगेगा कि यार ये वो इंसान है जो अपनी मौत तो मरने वाले हैं, ये धरती को भी अपने साथ ले डूबेंगे।